नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत शहरी मिशन और अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। राज्य सरकारों से स्वच्छता मिशन में सक्रियता से भाग लेने की अपील की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वृद्धजनों की सहायता के लिए विशेष पोर्टल और राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरूआत की। प्रदेश में अक्टूबर को वृद्धजन माह के रूप में मनाया जाएगा। जिलों में वृद्धजन सम्मान समारोह आयोजित। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव की अधिसूचना जारी। 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी तथा शहरों में बदलाव के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का आज शुभारंभ किया। इन अभियानों का उद्देश्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना और सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था करना है। ये मिशन शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने की दिशा में सार्थक प्रयास हैं। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से पिछले 6-7 सालों में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक दिवस विशेष, पखवाड़े या वर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर दिन का अभियान है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन का अगला चरण शहरों में जीवन को सुगम बनाने के डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपने को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम है। उन्होंने राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासनों से स्वच्छता मिशन में सक्रियता से भाग लेने की अपील की। रेहड़ी पटरी वालों के लिए आत्मनिर्भर भारत निधि योजना PM स्वनिधि योजना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने स्थानीय निकायों से इस पहल को प्रोत्साहित करने को कहा। रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, इन लोगों के लिए PM स्वनिधि योजना एक आशा की नई किरण बनकर आई। थोड़े से पैसे के लिए उन्हें किसी से बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना, वो कर्ज के बोझ में डूबा रहता। दिन भर मेहनत करके कमाता था, परिवार के लिए जितना देता था उससे ज्यादा ब्याज वाले को देना। आज देश के 46 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आए। इनमें से 25 लाख लोगों को 2,500 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियों तथा ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर जल जीवन मिशन ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। इस ऐप का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और मिशन के अंतर्गत जारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। श्री मोदी राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवा स्टार्टअप उद्यमियों से आग्रह किया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों की विशेष समस्याओं के लिए नए और इनोवेटिव समाधान खोजने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर किसी को इस काम में आगे बढ़कर हाथ बटाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 प्रदान करने के मौके पर कहा कि वृद्धजन को वरिष्ठ जन कहकर संबोधित किया जाए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने सेक्रेड पोर्टल का उद्घाटन किया। ये पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं से जोड़ता है। उन्होंने निजी क्षेत्र से आग्रह किया कि वे इस पोर्टल में शामिल हों और वरिष्ठ लोगों के अनुभव तथा कौशल का लाभ उठाएं। इस मौके पर श्री नायडू ने वरिष्ठ जन के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन का भी उद्घाटन किया। ये हेल्पलाइन देश भर से वरिष्ठ जनों की समस्याओं और शिकायतों के निदान में सहायता करेगी। प्रदेश में अक्टूबर का महीना वृद्धजन माह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान वृद्धजनों की देखभाल, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सहित सामाजिक जनचेतना की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ के शर्मा ने बताया कि सभी जिलों में भी वृद्धजनों के लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश में आज वृद्धजन दिवस पर जिलों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। सवाई माधोपुर में इसी सिलसिले में वृद्धजनों का सम्मान कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में वृद्धों को राज्य सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। भरतपुर, टोंक और बीकानेर में भी वृद्धजनों का सम्मान किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि आमजन में रक्तदान के प्रति गलतफहमी है, जिसे दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से जिंदगी बचाई जा सकती है और कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। उन्होंने युवा वर्ग से अधिक रक्तदान करने का आग्रह किया। डॉ शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश की आबादी के अनुसार करीब 8 लाख यूनिट खून की जरूरत है, लेकिन जागरूकता के अभाव में स्वैच्छिक रक्तदान की संख्या कम है। समारोह में चिकित्सा मंत्री ने पूरे प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान में पहला स्थान हासिल करने पर 12 जिला ब्लड बैंक प्रभारी को सम्मानित किया। राष्ट्रीय रक्तदान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने रक्तदान जन जागरण पोस्टर का लोकार्पण किया। देश में अब तक 89 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 64,40,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। पिछले 24 घंटे के भीतर 26,000 से ज्यादा लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। रिकवरी रेट 97.86% हो गई है। कल 28,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद अपनी सादगी, उच्च विचारों और विलक्षण दूरदृष्टि के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश में कहा कि राष्ट्रपति अपने विनम्र व्यक्तित्व के कारण पूरे देश में सबको प्रिय हैं। राज्यपाल ने श्री कोविंद को फोन कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बधाई संदेश में राष्ट्रपति की दीर्घायु, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके लिए 8 अक्टूबर तक नाम दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 11 अक्टूबर को होगी और 16 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर में एनसीसी तथा सांस्कृतिक और साहित्यिक समिति की ओर से वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें एनसीसी कैडेट्स के अलावा महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। महोत्सव के तहत आज भरतपुर में नगर निगम और शहरी आजीविका मिशन की ओर से कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों को प्रदर्शित किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम अब हम श्रोताओं को बता रहे हैं। आज का प्रश्न था, प्रदेश के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले वॉर फंड का प्रबल विरोध किया और जिनके लेख तथा कविताएं स्वतंत्र भारत समाचार पत्र में प्रकाशित होते थे। इसका सही जवाब है कृपा दयाल माथुर। और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जयपुर जिले के ललित कुमार शर्मा। आइए अब आपको स्वतंत्रता सेनानी कृपा दयाल माथुर के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी कृपा दयाल माथुर भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। उन्होंने आगरा कॉलेज से एलएलबी की। 1938 में श्री माथुर ने वकालत शुरू की। इसके बाद वे प्रजामंडल के सदस्य बने और आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेने लगे। रियासत की ओर से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बने वॉर फंड का उन्होंने अपने साथियों सहित प्रबल विरोध किया। उन्होंने राजगढ़ में जागीर सम्मेलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। अलवर के बाजारों में प्रचलित निरख बेगार प्रथा के विरोध में वे संघर्षरत रहे। उन्होंने अलवर में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए तिजारा में जनता का नेतृत्व किया। उनके लेख और कविताएं स्वतंत्र भारत समाचार पत्र में प्रकाशित होते थे। समाचार कक्ष से मैं रितिका गुप्ता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें हमारा मंगलवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित आज कई स्थानों पर बारिश हुई। उदयपुर में मूसलाधार बरसात हुई। सवाई माधोपुर और अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2-3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में 6 अक्टूबर से मानसून की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार राजस्थान में अगले 2-3 दिनों तक कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 3 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। वहीं 6 अक्टूबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून की लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है और उम्मीद है कि 6 अक्टूबर से राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत शहरी मिशन और अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य सरकारों से स्वच्छता मिशन में सक्रियता से भाग लेने की अपील की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वृद्धजनों की सहायता के लिए विशेष पोर्टल और राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरूआत की। प्रदेश में अक्टूबर को वृद्धजन माह के रूप में मनाया जाएगा। जिलों में वृद्धजन सम्मान समारोह हुए। और वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई। 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।